हेलो एवरीवन। हम लोग इंटरप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने इंटरप्ट के बारे में क्या क्या पढ़ा? 8085 में टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स के बारे में पढ़ा। इंटरप्ट आने पर उसे कैसे सर्विस किया जाता है इसके बारे में पढ़ा। और जो इंटरप्ट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मास्केबल, नॉन मास्केबल, और वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड। तो 8085 में कौन कौन से इंटरप्ट्स किस क्लासिफिकेशन में आते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इंटरप्ट वेक्टर टेबल, व्हाट इज द इंटरप्ट वेक्टर टेबल। इंटरप्ट वेक्टर टेबल क्या होता है, वेक्टर एड्रेस क्या होता है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट के लेक्चर्स में डिस्कस किया। और इन द प्रीवियस लेक्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इंटरप्ट, हार्डवेयर इंटरप्ट्स, ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5 and RST 5.5. Now we are going to discuss about INTR, which is also a hardware interrupt. तो अगर INTR की बात करें तो ये मास्केबल इंटरप्ट है, मतलब इट कैन बी इग्नोर्ड इवन व्हेन इट इज ट्रिगर्ड। और इसकी प्रियोरिटी लीस्ट होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं 8085 में। तो सबसे हाईएस्ट प्रियोरिटी होती है ट्रैप की। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट प्रियोरिटी होती है RST 7.5 की। थर्ड हाईएस्ट प्रियोरिटी होती है RST 6.5 की। फोर्थ हाईएस्ट प्रियोरिटी होती है RST 5.5 की। और लीस्ट जो प्रियोरिटी होती है या लोवेस्ट प्रियोरिटी जो होती है INTR की होती है। तो इट हैज़ लोवेस्ट प्रियोरिटी। और इसे इनेबल कैसे किया जाता है? बाय यूजिंग EI इंस्ट्रक्शन। EI इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू इनेबल द इंटरप्ट INTR। और डिसेबल कीज कैसे कर सकते हैं इसे? तो विद द हेल्प ऑफ DI इंस्ट्रक्शन एंड सिम इंस्ट्रक्शन। और सिस्टम रीसेट करके भी डिसेबल किया जा सकता है। अगर सिस्टम रीसेट होगा तो ये डिसेबल होगा। और अगर कोई इंटरप्ट रिसीव होता है तो आफ्टर रिकॉग्निशन ऑफ इंटरप्ट ऑल्सो इट कैन बी डिसेबल्ड। ठीक है। और INTR जो है वो इट इज द ओनली नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट ऑफ 8085। इट मीन्स it has no specific memory location और मेमोरी एड्रेस। इसका कोई फिक्स लोकेशन नहीं होता मेमोरी में। तो फिर कैसे सर्विस करते हैं INTR की? जब INTR सिग्नल प्रोसेसर को रिसीव होता है और उसके एक्नॉलेजमेंट के रूप में वो INTR सिग्नल को भेजता है, तो वो जो हार्डवेयर है वो ISR का एड्रेस सप्लाई करता है। ठीक है। और फिर उस एड्रेस पर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन या प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वहाँ ट्रांसफर होगा। तो जो INTR है वो लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इनपुट सिग्नल है तब तक हाई रहेगी जब तक ये रिकॉग्नाइज नहीं हो जाती। सो INTR इज द लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट, दैट इज इनपुट गोज हाई and it is necessary to maintain high state until it is recognized. Okay, so it is all about INTR. And what are the steps or what are the sequence of events when INTR signal goes high? Since it is a non-vectored interrupt, so what should be the sequence of events when the INTR signal goes high? First of all, 8085 checks the status of INTR signal ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन। हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद प्रोसेसर ये चेक करता है कि INTR सिग्नल का स्टेटस क्या है, क्या कोई सिग्नल वहाँ उस पिन पर रिसीव हुई है, क्या ये हाई सिग्नल रिसीव हुआ है कि नहीं। प्रोसेसर इसे हर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन में चेक करता है। ठीक है। और अगर INTR सिग्नल रिसीव हुआ है, इफ इट इज हाई, देन the 8085 completes its current instruction and sends active low INTA signal if the interrupt is enabled. और अगर INTR सिग्नल रिसीव है, वो हाई है, तो प्रोसेसर अपने करंट इंस्ट्रक्शन को जो भी एग्जीक्यूट कर रहा है उसको कंप्लीट करता है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट पर्पस के लिए एक्टिव लो INTA सिग्नल सेंड करता है अगर इंटरप्ट इनेबल है तो। ठीक है। और एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जब मिलता है एक्सटर्नल लॉजिक को,
तो एक्सटर्नल लॉजिक क्या करता है, एक इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड को डेटा बस पर प्लेस करता है, और अगर मल्टी बाइट इंस्ट्रक्शन है तो एडिशनल इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट मशीन साइकिल भी जनरेट होंगे। अदरवाइज एक इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड को डेटाबेस पर प्लेस करेगा, ठीक है, और जब इंस्ट्रक्शन रिसीव होगा प्रोसेसर को, तो प्रोसेसर उसका एड्रेस, प्रोसेसर क्या करेगा, जो भी करंटली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा था उसके जो नेक्स्ट वाला एड्रेस जो कि स्टैक में है, जो कि सॉरी प्रोग्राम काउंटर में है नेक्स्ट एड्रेस, उसको स्टैक मेमोरी में स्टोर करेगा, ठीक है, जिससे कि रिसीव्ड इंस्ट्रक्शन है जब उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। So in response to the acknowledged signal, external logic places an instruction of code on the database, and in the case of multi-byte instruction, additional interrupt acknowledged machine cycles are generated by 8085 to transfer the additional bytes into the microprocessor. And when the instruction is received, the 8085 saves the address of next instruction, that is the contents of program counter, onto the stack, and then it executes the received instruction. Okay, तो जब ये received instruction को execute करने के बाद वापस फिर stack memory का जो कंटेंट था उसको corresponding register में पॉप करता है, और प्रोग्राम जो मेन प्रोग्राम है वो फिर से रिज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से INTR को सर्व किया जाता है। What is interrupt vector and what is interrupt vector table? तो interrupt vector का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, इसका मतलब एक एड्रेस से है, interrupt vector का मतलब उस एड्रेस से है जहाँ पर जो ISR है, जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, ऐसा प्रोग्राम जो इंटरप्ट के रिस्पॉन्स में एग्जीक्यूट किया जाता है, तो ISR जिस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर्ड है उसका जो एड्रेस है उसी को बोलते हैं इंटरप्ट वेक्टर। सो इंटरप्ट वेक्टर इज अ पॉइंटर, interrupt vector is a pointer to where the ISR is stored in memory। और जो जितने भी इंटरप्ट्स हैं उनका जो भी ISR जहाँ पर मेमोरी में स्टोर्ड होता है, ठीक है, तो वो जो मेमोरी की एरिया होती है उसको बोलते हैं इंटरप्ट वेक्टर टेबल। All interrupts are mapped onto a memory area called the interrupt vector table. An interrupt vector table is usually located in memory from address ranging from 0000 to 00FF। और वेक्टर एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर कोई वेक्टर्ड इंटरप्ट है तो उसका वेक्टर एड्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द वेक्टर एड्रेस। तो इंटरप्ट नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल इक्विवेलेंट मिलेगा, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द वेक्टर एड्रेस। फॉर एग्जांपल जो RST 7.5 है तो 7.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, और इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट आएगा 003C। इसी तरह से हम अलग अलग इंटरप्ट्स जो कि वेक्टर्ड इंटरप्ट्स हैं उनके वेक्टर एड्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। INTR is the only non-vectored interrupts as we know, so इसका कोई वेक्टर एड्रेस नहीं है, वो इसका वेक्टर एड्रेस जो है एक्सटर्नल जो लॉजिक डिवाइस है उसी से सप्लाई होता है। एट 8085 इंटरप्ट्स, अभी तक हमने जितना पढ़ा उसकी समरी है एक तरह से यहाँ पर। तो ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR, these are the hardware interrupts। इनमें से कौन कौन से इंटरप्ट मास्केबल हैं, और अगर मास्केबल हैं तो उसमें मास्क करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, ठीक है, और कौन से इंटरप्ट्स वेक्टर्ड हैं, और अगर वेक्टर्ड हैं तो उनका जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है उसका ISR एड्रेस क्या है, और कौन से इंटरप्ट की प्रायोरिटी कितनी है, और ट्रिगरिंग का मेथड क्या है, ये सारा डिटेल इस टेबल में मेंशन्ड है। सबसे पहले व्हाट इज लेवल ट्रिगर्ड। लेवल ट्रिगर्ड का मतलब क्या है, तो लेवल मीन्स कि वो जो सिग्नल है जब तक कि वो एक्नॉलेज नहीं हो जाती, जब तक
रिकॉग्नाइज नहीं हो जाती तब तक उसे उस पिन पर अपना लेवल हाई मेंटेन करके रखना होगा. The signal at the pins must be maintained until the interrupt is acknowledged. Okay, and for this purpose external interrupt request flip-flops are required. What is the meaning of edge triggered? तो edge का मतलब है सिर्फ एक edge की requirement है. Only a pulse is required to set the interrupt request. और level triggered में इंटरप्ट रिक्वेस्ट को सेट करने के लिए जब तक कि वो आइडेंटिफाई नहीं हो जाता तब तक वो हाई लेवल मेंटेन करना होगा. और एज ट्रिगर्ड में सिर्फ एक पल्स रिक्वायर्ड है जिससे कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट को सेट किया जा सके. ओनली अ पल्स इज रिक्वायर्ड टू सेट द इंटरप्ट रिक्वेस्ट. दिस रिक्वेस्ट इज रिमेंबर्ड until the 8085 responds to the interrupt or until the request is reset by the same instruction or a reset in signal. The interrupt request flip-flops for RST 7.5 is internal to the microprocessor. ट्रैप इंटरप्ट जो है ट्रैप, क्या ये मास्केबल है? नो, इट इज नॉट मास्केबल. तो मास्केबल नहीं है तो कोई मास्किंग मेथड नहीं है. इफ इट इज वेक्टर्ड, यस इट इज वेक्टर्ड. व्हाट अबाउट द प्रायोरिटी? तो ट्रैप हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी and it is vectored. So what is the ISR or vector address? The vector address is 0024H. What is the triggering method? It has the highest priority and it is non-maskable. It cannot be ignored. So it has the triggering method of both level and S sensitive. Next, RST 7.5 interrupt. If it is maskable, yes, it is maskable. What is the masking method? तो इसमें DI या EI इंस्ट्रक्शन का यूज करके और SIM इंस्ट्रक्शन का यूज करके मास्क कर सकते हैं. वेक्टर्ड है, यस. व्हाट इज द वेक्टर एड्रेस? 003C is the vector address for RST 7.5 where its ISR is stored and it has a second highest priority after trap. What is the triggering method? So it is positive as triggered. Next type of interrupt is RST 6.5. It is maskable and masking method which can be used is DI or EI instruction and SIM instruction. And it is also vectored interrupt and the vector address is 0034H. It has the third highest priority and it is level sensitive or level triggered interrupt. Next type of interrupt is RST 5.5. It is maskable, can be masked with the help of DI, EI instruction and SIM instruction. It is vectored and the vectored its address is 002CH and it has a fourth highest priority. And what is the triggering method? So it is level triggered. Next type of interrupt is INTR. INTR is a maskable interrupt and it can be masked with the help of DI, EI instruction. It is not vectored interrupt, it is non-vectored interrupt. So there is no specific location in the memory. And what about the priority? So it has least priority or it has the fifth highest priority. And what about the triggering method? It is level sensitive. So in this table we can see the summary of these 5 interrupts: trap, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 and INTR. Next topic is the 8085 non-vectored interrupt process. तो 8085 नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट प्रोसेस ये कैसे हैंडल किया जाता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कौन सा इंटरप्ट नॉन वेक्टर्ड है, INTR इज द ओनली नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट इन 8085. तो इंटरप्ट प्रोसेस के लिए सबसे पहले जरूरी है कि इंटरप्ट प्रोसेस इनेबल होना चाहिए यूजिंग EI इंस्ट्रक्शन. उसके बाद प्रोसेसर हर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के दौरान ये चेक करता है कि क्या INTR सिग्नल हाई है
और अगर INTR सिग्नल हाई है तो प्रोसेसर अपने करंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, फिर इंटरप्ट को डिसेबल करता है और इंटरप्ट एक्नॉलेज जो कि एक्टिव लो सिग्नल है उसे उस एक्सटर्नल लॉजिक डिवाइस पर सेंड करता है जहां जिससे इंटरप्ट सिग्नल मिला है, ठीक है। और INTR सिग्नल से भेजने से क्या होता है, जो भी IO डिवाइस है एक्सटर्नल वो RST इंस्ट्रक्शन सेंड करती है डेटा बस की हेल्प से, ठीक है। और फिर प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेसर मेमोरी लोकेशन जो कि नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन है, यानी कि जो प्रोग्राम काउंटर का जो भी वैल्यू है जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उस प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को स्टैक मेमोरी में सेव कराता है। और जो प्रोग्राम का कंट्रोल है कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, जो कॉल लोकेशन है जो कि RST इंस्ट्रक्शन से मिली है उस कॉल लोकेशन पर प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो ट्रांसफर हो जाता है। अपॉन रिसीविंग द INTR सिग्नल, processor saves the memory location of the next instruction on the stack and the program is transferred to call location specified by the RST instruction। तो जब प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो उस कॉल लोकेशन पर जब ट्रांसफर हो गया, उसके बाद उस कॉल लोकेशन पर जो भी ISR स्टोर्ड है, जो भी इंटरप्ट सर्विस रूटीन स्टोर्ड है वो एग्जीक्यूट होगा। प्रोसेसर विल परफॉर्म दैट ISR और ISR में एक इंस्ट्रक्शन इंक्लूड होता है EI इंस्ट्रक्शन दैट इज यूज टू इनेबल द फर्दर इंटरप्ट विद इन द प्रोग्राम, जिससे कि फर्दर जो है इंटरप्ट को इनेबल किया जा सके, ठीक है। और जो ISR है उसके लास्ट में RET इंस्ट्रक्शन भी इंक्लूड होता है, जिससे कि ISR पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्राम का कंट्रोल वापस मेन प्रोग्राम पर ट्रांसफर हो सके और जहां से प्रोग्राम स्टॉप हुआ था वहां से फिर से रिज्यूम हो सके। RET instruction at the end of ISR allows the MP or microprocessor to retrieve the return address from the stack and the program is transferred back to where the program was interrupted. So this is all about 8085 non-vectored interrupt process. The next topic is 8085 maskable vectored interrupt process. मास्केबल और वेक्टर्ड इंटरप्ट प्रोसेस, बिकॉज सिर्फ एक ही इंटरप्ट है नॉन वेक्टर्ड INTR, बाकी सारे जो है वेक्टर्ड इंटरप्ट्स हैं 8085 में। तो मास्केबल या वेक्टर्ड इंटरप्ट प्रोसेस कैसे होता है, तो इसमें भी यही पहला कंडीशन है कि जब इंटरप्ट प्रोसेस है दैट शुड बी इनेबल्ड बाय यूजिंग EI इंस्ट्रक्शन, और हर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के दौरान प्रोसेसर चेक करता है कि इंटरप्ट की रिक्वेस्ट को चेक करता है, ठीक है। और अगर कोई इंटरप्ट है, इफ देयर इज एन इंटरप्ट एंड इफ इट इज इनेबल्ड यूजिंग द इंटरप्ट मास्क, द प्रोसेसर विल कंप्लीट द एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन एंड रीसेट द इंटरप्ट फ्लिप फ्लॉप। माइक्रो प्रोसेसर देन एग्जीक्यूट्स अ कॉल इंस्ट्रक्शन, प्रोसेसर उसके बाद कॉल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है जिससे कि प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है, उस एड्रेस पर जहां पर ISR स्टोर्ड है, that sends the execution to the appropriate location in the IVT। इंटरप्ट वेक्टर टेबल में जो भी लोकेशन appropriate mentioned है वहां पर प्रोग्राम का कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा और वहां पर जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है वही स्टोर्ड होता है, ठीक है। और जब प्रोसेसर कॉल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है दैट इज PC का जो कंटेंट है उसको स्टैक मेमोरी में सेव करता है। उसके बाद प्रोसेसर का जो कंट्रोल है वो स्पेसिफिक सर्विस रूटीन पर जंप करता है और सर्विस रूटीन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो भी उसका फंक्शन है वो तो होने ही चाहिए, साथ ही साथ EI इंस्ट्रक्शन भी होना चाहिए जिससे कि इंटरप्ट को री इनेबल किया जा सके इंटरप्ट प्रोसेस को, और ISR के लास्ट में RET इंस्ट्रक्शन भी होना चाहिए जिससे कि जो प्रोग्राम का कंट्रोल मेन प्रोग्राम पर वापस से ट्रांसफर किया जा सके। एट द एंड ऑफ सर्विस रूटीन RET इंस्ट्रक्शन returns the execution to where the program was interrupted. This is all about the process related to the maskable or
वेक्टर्ड इंटरप्ट्स। तो यहाँ पर हमने इस टेबल में पढ़ा कि कोई भी इंटरप्ट मास्क, जैसे RST 7.5, RST 6.5 और RST 5.5, ये तीनों मास्केबल मेथड है। तो इनमें मास्किंग का जो मेथड है ये तो DI इंस्ट्रक्शन का यूज करके, सिम इंस्ट्रक्शन का यूज करके। तो व्हाट इज द सिम इंस्ट्रक्शन? तो वही सिम इंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सिम इंस्ट्रक्शन। The instruction is sim, that is set interrupt mask. Sim stands for set interrupt mask. This is the instruction which is used to mask the interrupts. Which interrupts? RST 7.5, RST 6.5 and RST 5.5. So sim stands for set interrupt mask, and this instruction is used to set the interrupts. नॉट सेट, एक्चुअली यहाँ पर सेट जो है कंफ्यूजिंग है। इस इंस्ट्रक्शन का पर्पस है मास्किंग से, तो सेट यूज नहीं करेंगे यहाँ वर्ड। इसका इट इज स्टैंडिंग एज सेट इंटरप्ट मास्क, बट इट्स मीनिंग इज दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू मास्क द इंटरप्ट्स RST 7.5, RST 6.5 and RST 5.5. So the 8085 provides masking facility for RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 using SIM instruction. This is 1 byte instruction. SIM is 1 byte instruction. Okay. So the masking of these interrupts can be carried out with the help of EI or DI instruction and SIM instruction. Masking or unmasking can be performed by moving an 8-bit data to accumulator and then you executing SIM instruction. तो जो तीन इंटरप्ट्स हैं इनको मास्क या अनमास्क करना है, इसके लिए जो भी कोड है अभी हम पढ़ेंगे फॉर्मेट सिम का, उसके अकॉर्डिंग जो सिम का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग कोड को एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र करना होगा, और एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र करने के बाद जब सिम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग इंटरप्ट्स या तो मास्क होंगे या तो अनमास्क होंगे डिपेंडिंग ऑन द कोड. So the masking or unmasking can be performed by moving an 8-bit data to accumulator and then executing SIM instruction. This SIM instruction can be used for 3 different functions. The first function is to set mask for RST 7.5, RST 6.5 and 5.5 interrupts. The second function is to reset RST 7.5 flip-flop, and the third function is to implement serial I/O. So let's discuss about the first point. The first function, that is to set mask for RST 7.5, RST 6.5 and RST 5.5 interrupts. So this is the format of SIM instruction. Format of 8-bit data that is to be loaded in accumulator before executing of SIM instruction. So the first function is to set mask for RST 7.5, 6.5 and 5.5. तो ये जो सिम इंस्ट्रक्शन है ये क्या करता है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को रीड करता है पहले, और रीड करने के बाद जो करेस्पॉन्डिंग मास्क्स हैं उनको या तो इनेबल करता है या डिसेबल करता है डिपेंडिंग ऑन द एक्यूमुलेटर कंटेंट्स. कैसे? तो इसके लिए यहाँ पर जो बिट D3 है, ये बिट D3 जो है वो कंट्रोल बिट है, ठीक है. बिट D3 इज द कंट्रोल बिट, और D3 अगर एक्टिव होगा, D3 अगर इनेबल होगा, इसको बोलते हैं मास्क सेट इनेबल बिट. अगर ये बिट इनेबल है तभी जो ये D0, D1 और D2 होंगे ये इफेक्टिव होंगे, ठीक है. If D3 is 1, then D0, D1 and D2 will be effective. किस तरह से इफेक्टिव होंगे तब? तो या तो D0, D1, D2 पर 0 हो सकता है या 1 हो सकता है. तो
अगर इन बिट्स पर 0 है, लॉजिक 0 का मतलब ये हुआ कि जो करस्पॉन्डिंग इंटरप्ट हैं वो इनेबल हो जाएंगे। लॉजिक 0 का मतलब हुआ कि अवेलेबल। सपोज D0 इज 0, इट मीन्स the corresponding interrupt, that is RST 5.5, is available. If D1 is 0, it means RST 6.5 is available. Similarly, if D2 is 0, it means RST 7.5 is available. Okay, or these interrupts will be enabled when there is logic 0 on D0, D1 and D2, provided that bit D3 should be 1 or high. Okay, अगर बिट D3 हाई है तभी D0, D1 और D2 इफेक्टिव होंगे। ठीक है, और अगर D0, D1 और D2 पर 1 1 है तो इसका मतलब हुआ कि these are masked, these interrupts has been masked. If the value on D0, D1 and D2 is 1 1 1, then it means these interrupts are masked provided that D3 is set. Okay, now the second function of this sim instruction is to reset the RST 7.5 flip-flop. The second function is to reset the RST 7.5 flip-flop. और यहाँ पर जो D4 बिट है ये एडिशनल कंट्रोल है RST 7.5 के लिए। ठीक है, और अगर D4 1 है, अगर D4 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि RST 7.5 is not allowed or it is reset. If D4 is 1, it means RST 7.5 is not allowed or reset, and if it is 0, it means it is allowed or set. ठीक है, what is the third function? Third function is to implement the serial IO. Third function is to implement the serial input output. तो ये जो थर्ड फंक्शन है इसके लिए जो कौन कौन से बिट्स हैं, बिट्स D6 and बिट D7. Okay, so these bits are used for serial IO purpose. These bits of accumulator will be used for the serial IO purpose, and these bits will not affect the interrupts. तो जो बिट D6 है इसका मतलब फुल फॉर्म SDE, that is serial data enable. Okay, and if bit D6 is 1, अगर ये 1 है तो it will enable the serial IO. If it is 1, then it will enable the serial IO. और जो बिट D7 है that will use to transmit the bits serially. This D7 will be used to transmit the bits serially, that is serial output data. बिट D5 जो है वो डोंट केयर है। ठीक है, तो ये पूरा 8 बिट डेटा का फॉर्मेट है जो कि एक्यूमुलेटर में पहले लोड करना होगा। कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने से पहले? सिम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले। तो अगर यहाँ पर सिम इंस्ट्रक्शन, अगर इनमें से तीनों में से कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है, दैट इज RST 7.5, RST 6.5 और RST 5.5 को मास्क करना है, या RST 7.5 जो फ्लिप फ्लॉप है उसको मास्क करना है एडिशनली, मतलब उसको बिना, अगर वो उसे इग्नोर कर देना है, कहने का मतलब इट शुड, इफ इट शुड बी अवॉइडेड, या अगर सीरियल डेटा ट्रांसमिशन परफॉर्म करना है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी कोड होगा उसको पहले एक्यूमुलेटर में लोड करना होगा, और उसके बाद सिम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने से जो करस्पॉन्डिंग मास्क हैं वो करस्पॉन्डिंग इंटरप्ट्स हैं वो सेट या रीसेट होंगे, या डेटा को सीरियली ट्रांसमिट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सिम इंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फॉर रिम इंस्ट्रक्शन। सो रिम, it is stands for read interrupt mask.
and it is used to read the status of pending interrupts. जो पेंडिंग इंटरप्ट्स हैं उनके स्टेटस को रीड करने के लिए रिम इंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है, दैट इट स्टैंड्स फॉर रीड इंटरप्ट मास्क। और रिम इंस्ट्रक्शन का यूज करके जो भी पेंडिंग इंटरप्ट का स्टेटस है उसको एक्यूमुलेटर के थ्रू रीड किया जा सकता है, एक्यूमुलेटर से रीड किया जा सकता है। ठीक है, द स्टेटस ऑफ पेंडिंग इंटरप्ट्स कैन बी रीड फ्रॉम एक्यूमुलेटर after executing rim instruction, and when rim instruction is executed the 8-bit data will be loaded into accumulator and that 8-bit data will be the status of pending interrupts. तो जो rim instruction है ये भी 3 functions को perform कर सकता है and it is 1 byte instruction and it can be used for to perform the following 3 functions. It can be used to read interrupt masks, and it can be used to identify the pending interrupts, and it can also be used to receive the serial data. Okay, तो ये functions rim instruction perform कर सकता है. So what are the 3 functions? To read interrupt masks, to identify pending interrupts and to receive serial data. ये फॉर्मेट है जो कि रिम इंस्ट्रक्शन के लिए है एंड जो भी डेटा होगा एक्यूमुलेटर में, जो कि रिम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने पर जो एक्यूमुलेटर में डेटा हम रीड कर सकते हैं एक्यूमुलेटर से, उसका फॉर्मेट इस तरह से होगा. जो बिट D0, D1 और D2 हैं दैट आर यूज्ड फॉर द फर्स्ट फंक्शन दैट इज टू रीड इंटरप्ट मास्क. तो जो D0 है वो क्या बताता है? मास्क स्टेटस ऑफ RST 5.5. D1 बताता है मास्क स्टेटस ऑफ RST 6.5 और D2 बताता है मास्क स्टेटस ऑफ RST 7.5. and if any one of these 3 bits is 1 then it means that is masked and 0 means unmasked. तो D0 और D1 और D2 जो है वो इंटरप्ट मास्क रीड करने के लिए इन बिट्स का यूज कर सकते हैं. i.e. interrupt enable flag, 1 implies interrupts are enabled and 0 implies interrupts are disabled. Then bits D4, D5 and D6. These bits are used to identify the pending interrupts, that is second function. The second function is to identify the pending interrupts. So this second function to identify the pending interrupts can be performed with the help of 3 bits D4, D5 and D6. D4 जो बिट है ये किसका, कौन से इंटरप्ट का पेंडिंग स्टेटस बताता है? RST 5.5 का. और D5 जो है वो RST 6.5 का पेंडिंग स्टेटस बताता है और D6 जो है वो RST 7.5 का पेंडिंग स्टेटस बताता है. ठीक है. The third function that is to receive the serial data. For this purpose D7 bit is used. D7 का क्या पर्पज है? सीरियल डेटा को सीरियली रिसीव करने के लिए D7 बिट है. ओके, एंड इट इज यूज्ड टू रिसीव द सीरियल डेटा. तो ये जो फॉर्मेट है वो रिम इंस्ट्रक्शन के लिए. ओके, तो हमने आज के लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ा, कैसे नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स और वेक्टर इंटरप्ट्स को सर्व करने का क्या क्या प्रोसेस होता है, इंटरप्ट वेक्टर टेबल और जो डिफरेंट जैसे INTR जो रिमेनिंग इंटरप्ट था उसके बारे में भी हमने इस लेक्चर में पढ़ा. और इसके अलावा रिम और सिम इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट देखे, जो कि सिम इंस्ट्रक्शन का क्या पर्पज है, जो इंटरप्ट्स हैं RST 7.5, 6.5 और 5.5 उनको मास्क करने के लिए, और जो रिम इंस्ट्रक्शन उसका पर्पज है जो पेंडिंग इंटरप्ट्स हैं उनके स्टेटस को रीड करने के लिए. तो इन इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट भी हमने पढ़े. नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.